वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको, नागरिक है या नहीं है। वो लोग कौन है? वो लोग ब्राह्मण्स है। और डीएनए के मुताबिक उनका डीएनए भारत से नहीं मिलता, उनका डीएनए यूरेशिया नामक देश से मिलता है। मुसलमान लोगों को भी ये बात समझना बहुत जरूरी है। जिसको आप यहूदी कहते हो, यहूदियों का डीएनए और ब्राह्मणों का डीएनए एक है। 3% ब्राह्मणों के 5 राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस ब्राह्मणों का दल है, बीजेपी ब्राह्मणों का दल है, कम्युनिस्ट पार्टी माकप भाकप ब्राह्मणों का दल है, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों का दल है। आरएसएस की स्थापना विदर्भ का डॉक्टर, जानवर का डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किया और ये डॉक्टर विदर्भ कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था। कांग्रेस ने आरएसएस को पैदा किया। साथियों, 3% लोगों का इस देश में सारे पिलर पर कब्जा है। पार्लियामेंट पर कब्जा है, ब्यूरोक्रेट्स पर कब्जा है, जुडिशरी पर कब्जा है, मीडिया पर कब्जा है, सारे 4 तंत्र पर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। ये एससी एसटी बीसी हिंदू नहीं है। मुसलमानों को एससी एसटी बीसी को हिंदू मानना, कहना और मानना बंद करना। ये बिल शेड्यूल कास्ट के खिलाफ है, ये बिल आदिवासियों के खिलाफ है, ये बिल बैकवर्ड कास्ट के खिलाफ है। इस देश में 11 करोड़ लोग घुमंतु जनजाति के नाम से रहते हैं। ये जो निकष उन्होंने बनाए, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाए, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, सादा कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट नहीं है। ये जो माहौल है ये हो नहीं पा रहा है। जैसा वो चाहते वैसा हो नहीं रहा है, इसलिए वो पुलिसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ही फोड़ रही है, पुलिसों को अटेंशन दिया जा रहा है। आरएसएस के लोग पुलिस और आर्मी के ड्रेस पहनकर ये कारनामा कर रहे हैं। एनआरसी और कैब ये कॉज नहीं है, ये इफेक्ट है और मूल कॉज है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे ध्यान हटाना चाहते हैं। हमें इकट्ठा होकर लड़ना है। उनकी आबादी केवल 3% है, हम 85% है। 85% अगर इकट्ठा हो गए 3% का क्या होगा? ऑनरेबल गेस्ट एंड स्पीकर्स, साथियों, एनआरसी के और कैब के कॉज एंड इफेक्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट ये साइंटिफिक थ्योरी है। जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? अगर ये समझना है, इसके कारण को, इसकी जड़ को अगर ढूंढना है, तो इतिहास में हम देखते हैं 15 अगस्त को यह देश आजाद हुआ और उसके साथ साथ इस देश का टुकड़ा भी हुआ, विभाजन हुआ। विभाजन का कारण क्या है? विभाजन का मूल कारण है कि अगर इस देश की मजलूम आवाम अगर इकट्ठा हो जाएगी तो लोकतंत्र में ये लोग हुक्मरान हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है इस देश के 2 टुकड़े किए जाए। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ गांधी जी का गुप्त मीटिंग हुआ। गांधी जी पहले कहा करते थे, मेरे शरीर के पहले टुकड़े होंगे, बाद में देश के टुकड़े होंगे, ऐसा कहा करते थे। गुप्त मीटिंग हुआ और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब मीटिंग आई, मौलाना ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, उसके 60 पन्ने आज भी पब्लिश नहीं है। 157 वर्सेस 29 वोट से भारत का विभाजन का रिजोल्यूशन पास किया गया। भारत का विभाजन का संदर्भ है अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक लोगों पर राज करना चाहते थे। सातवीं, इस देश में कॉज एंड इफेक्ट को अगर ढूंढना है, जो लोग
आपको नागरिक नहीं मानना चाहते हैं, वो लोग कौन है? वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको, नागरिक है या नहीं है, वो लोग कौन है? वो लोग ब्राह्मण्स है। और डीएनए के मुताबिक उनका डीएनए भारत से नहीं मिलता, उनका डीएनए यूरेशिया नामक देश से मिलता है। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आई, बाकी किसी अखबार में नहीं आई। उसका हेडिंग था, ब्राह्मण्स मेल आर मोर यूरोपियंस सेज अ डीएनए स्टडी। मुसलमान लोगों को भी यह बात समझना बहुत जरूरी है, जिसको आप यहूदी कहते हो, यहूदियों का डीएनए और ब्राह्मणों का डीएनए एक है। इस देश में 1650 अनटचेबल कास्ट है, जिसको दस्तूर ने शेड्यूल कास्ट नाम दिया। 8 करोड़ आदिवासी है, जिनको शेड्यूल ट्राइब नाम दिया। लगभग 4,500 जातियां हैं, जिनको अदर बैकवर्ड कास्ट नाम दिया। इनकी कुल मिलाकर आबादी 74.5% है। इसमें 10% माइनॉरिटी को प्लस करो, ये 85% है। इनका आपस में डीएनए एक मिला, डीएनए स्टडी कहता है। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्य, इनका आपस में एक डीएनए मिलता है, और यह डीएनए यूरेशिया नामक यहूदी लोगों से मिलता है। मगर उनकी औरतों का डीएनए भी उनसे नहीं मिलता है। वो आए थे तब साथ में औरतें लेकर नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने यहां की कुछ औरतों का इस्तेमाल किया। उनकी औरतों का डीएनए उनके साथ नहीं मैच होता, वो यहां के बाशिंदों से मैच होता है। बड़ा आश्चर्यजनक ये डीएनए सिद्ध कर दिया 2001 को। 2011 को राखीगढ़ी हरियाणा में 14-15 कंकाल मिले, 4,700 साल पुराने। उनके अंदर भी डीएनए ब्राह्मणों का नहीं मिला, यहां के नेटिव लोगों का मिला। 2018 में बहुत बड़ा रिसर्च टीम 117 साइंटिस्ट लोगों ने किया। वो रिपोर्ट भी कहता है ब्राह्मणों का भारत देश नहीं है, वो विदेशी है। साथियों, अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक लोगों पर लोकतंत्र में राज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था है। पहले राजा के घर में राजा पैदा होता था, संविधान ने नसबंदी कर दिया। अब राजा के घर नहीं पैदा होगा, लोग घर के बाहर आएंगे और अपने चुनिंदे व्यक्ति को वोट डालेंगे। जिसके खाते में ज्यादा वोट होगा वो बहुमत संख्या में चुनकर आएगा। यह सिस्टम लोकतंत्र का था। 3% ब्राह्मणों के 5 राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस ब्राह्मणों का दल है, बीजेपी ब्राह्मणों का दल है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, माकप भाकप ब्राह्मणों का दल है, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों का दल है। लोकतंत्र में ब्राह्मण की औकात गांव का सरपंच चुनने की नहीं है। 3% ब्राह्मण ने 5 राष्ट्रीय दल कैसे बनाए? अगर ये विधायक पारित हो रहा है तो ये ब्राह्मण पारित कैसे कर रहे हैं? सोचने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। कांग्रेस, रानड़े, गोखले, तिलक, पुना के ब्राह्मण, बंगाल के ब्राह्मण चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, ये फाउंडर है। मुसलमान नहीं है, बैकवर्ड कास्ट नहीं है। आरएसएस की स्थापना विदर्भ का डॉक्टर, जानवर का डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किया, और यह डॉक्टर विदर्भ कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था। कांग्रेस ने आरएसएस को पैदा किया। हमें सेकुलर और कम्युनल के नाम पर वो जो गुमराह कर रहे हैं, रियलिटी को हमें आज स्वीकार करना होगा, समीक्षा करनी होगी। साथियों, 3% लोगों का इस देश में सारे पिलर पर कब्जा है। पार्लियामेंट पर कब्जा है, ब्यूरोक्रेट्स पर कब्जा है, जुडिशरी पर कब्जा है, मीडिया पर कब्जा है, सारे 4 तंत्र पर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। ये कैसे संभव हुआ? इसका मूल कारण हमें ढूंढना होगा।
ये जो सीएबी का कानून पास हुआ, इस कानून में यह प्रावधान किया कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, इन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा, एक्सक्यूज मुसलमान। इसलिए ये जो ड्राफ्ट किया गया, ये ड्राफ्ट करने वाले बहुत होशियार और बदमाश व्यक्ति है। उन्होंने शब्द प्रयोग किया मुसलमानों को लग रहा है हमको माइनस किया। साथियों, दर्दनाक बात यह है, असम में 19 लाख लोगों की जो लिस्ट आई, उसमें केवल 5 लाख मुसलमान हैं और 14 लाख SC, ST, BC है। मुसलमान खाली 4 लाख है और नॉन मुसलमान 14 लाख है। उन लोगों ने यह कानून पास करके SC, ST, बैकवर्ड कास्ट की सहमति लिए बगैर इनको कानूनन हिंदू घोषित किया। यह बहुत बड़ा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। यह SC, ST, BC हिंदू नहीं है। हिंदू का क्या मतलब है? स्वामी दयानंद सरस्वती जो गुजरात का ब्राह्मण था, 1874 में बॉम्बे गया, उसने एक तंजीम को पैदा किया। उस तंजीम का नाम आर्य समाज और उसकी किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उसने उस किताब में लिखा 1874 में, हिंदू ये गाली है, इसलिए हम ब्राह्मण लोग हिंदू नहीं है, हम आर्यंस हैं। 1874 में तुम अपने आप को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं थे। कह रहा है मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है, ये पर्शियन वर्ड है। इसका क्या मतलब है? हिंदू यानी काला चोर, हिंदू यानी काला डाकू, हिंदू यानी काला गुलाम। ब्राह्मण जो हिंदू शब्द का प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जब आरएसएस पर बैन किया और जब बैन हटाया गया, तब आरएसएस का प्रमुख गोलवलकर को एक पत्रकार ने सवाल छेड़ा कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हिंदू गाली है, तो आप हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हो? अगर ये गाली है तो गाली कभी गर्व हो सकता है क्या? तब संघ प्रमुख ने जवाब दिया, आरएसएस के ब्राह्मण चालाक और बदमाश होते हैं। उसने जवाब दिया, उस समय वो सही थे, आज मैं सही हूं। ये जवाब है। साथियों, इस देश में ये जो कानून लाया गया, ये कानून लाने के लिए बीजेपी ने लोकसभा में बहुमत से पारित किया और बीजेपी को जो बहुमत मिला वो ईवीएम में गड़बड़ी करके मिला। जब ये मामला राज्यसभा में गया तो पहले दिन तय हुआ था कि राज्यसभा में ये पारित होने वाला नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं है। जब डिस्कशन चल ही रहा था तो एक घटना वहां हुई कि जब वोट विभाजन का मामला आया तो विरोध में 80 वोट पड़े और 70 वोट पड़ने वाले थे। वो 70 सांसद धीरे धीरे खिसक कर बाहर नाटक करने लगे। जब वोट विभाजन का मामला आया तब वो वोट में, अपोज में या सपोर्ट में भी नहीं थे। उनकी काउंटिंग अगर होती तो राज्यसभा में पारित नहीं होता। तो इसका मतलब है कांग्रेस की सहमति से ये बिल पारित किया गया। साथियों, ये जो हवा बनाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, माहौल बनाया जा रहा है कि ये मुसलमान के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ है, तो ये जो मामला है, ये मामला प्रायोजित मामला है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? मुसलमान रिएक्शन करेगा। जितना मुसलमान प्रतिक्रिया करेगा उतना हिंदुत्ववाद, हिंदू राष्ट्रवाद मजबूत होगा। रिएक्शन करते हो तो धार्मिक ध्रुवीकरण होगा। धार्मिक ध्रुवीकरण करके ही
हिंदुत्ववाद मजबूत किया जाएगा। ये पॉलिसी के तहत रास्ते पर उतारा जा रहा है। अकेले मुसलमान को इन बिल का विरोध करना नहीं है। अगर इन बिल का विरोध करना है तो आपको परिस्थिति को समझना होगा। ये बिल शेड्यूल कास्ट के खिलाफ है, ये बिल आदिवासियों के खिलाफ है, ये बिल बैकवर्ड कास्ट के खिलाफ है। इस देश में 11 करोड़ लोग घुमंतु जनजाति के नाम से रहते हैं। ये जो निकष उन्होंने बनाए, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाए, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, सादा कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट नहीं है। 11 करोड़ लोग मोबाइल की तरह घूम रहे हैं, कोई जमीन नहीं है। तो ये जो मामला है नागरिक मानना और नागरिक की मान्यता देने का जो मामला है, नॉमिनी ट्राइब आउट होता है। आदिवासी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आदिवासी पर इसका डायरेक्ट परिणाम होता है। बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट के ऊपर उसका डायरेक्ट परिणाम होता है। साथियों, ये असंतोष जो पैदा किया जा रहा है, ये असंतोष पैदा करने के पीछे राजनीति है। इस राजनीति को समझना होगा। अगर इसके लिए आपको कुछ करना है तो 2 काम करना होगा। नंबर 1, मुसलमानों को, SC ST BC को हिंदू मानना, कहना और मानना बंद करना होगा। ये हिंदू है नहीं, संविधान के मुताबिक ये मजलूम है, इनको हुकूक दिए गए और ये कानून इसीलिए गैर संवैधानिक है कि इनकी मान्यता लिए बगैर इस ड्राफ्ट में उन्हें हिंदू कहा गया है, SC ST OBC कहा गया। साथियों, इसलिए इसे रोकने का तरीका क्या है? इसे रोकने का एक तरीका है और वो तरीका है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमान और सभी अल्पसंख्यकों ने अगर जालिमों का साथ दिया तो सामूहिक आत्महत्या ये विकल्प खड़ा होगा, और धार्मिक ध्रुवीकरण का साथ दिया तो ब्राह्मणों को गुलामी को स्वीकार करना पड़ेगा। ये एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। तो पूरे देश भर में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, नॉमिनी ट्राइब, इनके साथ इकट्ठा आकर इस बिल का देशव्यापी विरोध करना होगा और इसमें यह खबरदारी रखनी होगी कि फ्रंट में बैकवर्ड कास्ट को लाया जाए। मुसलमान को फ्रंट में आने के बजाय बैकवर्ड कास्ट को फ्रंट में आना होगा। अगर ये लड़ाई होगी तो जो धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला है वो मामला रुक जाएगा और अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के षड्यंत्रों को हम विफल करने में कामयाब हो सकते हैं। आपको रिएक्शन का मतलब बताता हूं। शिवसेना का दूसरा सम्मेलन पूना में चल रहा था। बाल ठाकरे नहीं है, आप तो शिवसेना जानते हो। वह प्रोफेसर देशपांडे नामक एक व्यक्ति भाषण देने के लिए आए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा, हिंदुओं को कितना भी समझाओ, हिंदुओं को समझ में नहीं आता। हिंदुओं में जागृति प्रतिक्रिया से होती है। साथियों, वो कह रहा है हिंदुओं में जागृति प्रतिक्रिया से होती है। अब वो चला गया, अधूरा सेंटेंस बोल दिया, हमारे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। तो उसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अधूरा बोला, मैं पूरा कर देता हूं। वो कह रहा है हिंदुओं में जागृति प्रतिक्रिया से होती है। सवाल है प्रतिक्रिया कहां से पैदा होती है? प्रतिक्रिया फसाद से पैदा होती है। जैसे ही फसाद होगा, जो SC ST OBC हिंदू ये संविधान के मुताबिक है, फसाद में वो हिंदू बन जाता है। 2 कौम में डिवाइड होता है, या तो हिंदू रहता है या तो मुसलमान रहता है। फसाद, प्रतिक्रिया, ये जो माहौल है ये हो नहीं पा रहा है। जैसा वो चाहते वैसा हो नहीं रहा है, इसलिए वो पुलिसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ही फोड़ रही है, पुलिसों को अटेंशन दिया जा रहा है। RSS के लोग पुलिस और आर्मी के ड्रेस पहनकर ये कारनामा कर रहे हैं। CCTV कैमरे लोगों के दुकानों में लगे तो दिखाई दे रहे, सोशल टेरेस पर चढ़कर लोग सोशल मीडिया में रिकॉर्डिंग कर रहे, तब पता चल रहा है। मीडिया नहीं बता रहा है।
मीडिया तो ये मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। अगर ये प्रोपेगेंडा मीडिया ज्यादा करेगा तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला बनेगा। इसलिए साथियों, धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला नहीं बनने देना है तो ये मामले को हल करने का एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता है राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करना होगा। विपक्ष नहीं है इस देश में, विपक्ष खत्म हो गया है। विपक्ष नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया। मुसलमानों को भी नेतृत्वहीन कर दिया गया है और सभी बैकवर्ड कास्ट के लोगों को नेतृत्वहीन कर दिया गया है। ये कॉज नहीं है, एनआरसी और कैब ये कॉज नहीं है, ये इफेक्ट है, और मूल कॉज है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे ध्यान हटाना चाहते हैं। आपका साउथ इंडिया का ब्राह्मण सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और उसका कहना था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके 2004 और 2009 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, ये उसका आरोप था। तो उन्होंने कहा फिर ये करवाया, चुनाव आयोग ने मदद किया होगा, तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है, सबूत है, कोर्ट में लेके आओ। 5 साल डिबेट चला, आर्गुमेंट होता रहा और आखिरकार 8 अक्टूबर 2013 को जस्टिस सदाशिवम ने फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए पैरा नंबर 27 में कहा, हम जजेस लोगों ने दोनों पक्षों की दलील सुना, दोनों के सबूतों को देखा, उनकी दलील और सबूतों को देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। 8 अक्टूबर 2013 को यह फैसला आया। 9 अक्टूबर को इसकी ब्रेकिंग खबर बननी चाहिए थी, लीडिंग खबर बननी चाहिए थी। ब्राह्मण बनिया मीडिया ने इस इश्यू को हाइड किया, आज तक हमारे लोगों को मालूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। अब ये गड़बड़ी जब पकड़ में आई तो कांग्रेस वाले लोगों ने, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले लोगों को कहा, आपको ना पता चल गई हमारी चोरी। जब आपको हमारी चोरी पता चल गई है तो 2 बार आप घोटाला करना, हम चुप रहेंगे। सेटिंग जो बीजेपी 2014 में आई, 31% वोट लेने वाला भारी बहुमत, अभी जो बिल पास करने के लिए उनके पास इतना बहुमत कहां से आया? बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस ने समझौता करके लाया गया है और ईवीएम घोटाले पर कांग्रेस बोलना नहीं चाहती है। यह इसका सबूत है कि उन लोगों का समझौता हुआ है। जिस जज ने, जस्टिस सदाशिवम ने फैसला दिया 2014 के बाद, यही जज को केरला का गवर्नर बना दिया गया। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, जज को ही गवर्नर बना दिया। साथियों, ये ईवीएम का मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक सबकी अकेले पिटाई होने वाली है। इस मुद्दे को अगर समझोगे तो हमें कॉज का पता चलेगा। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, कोर्ट ने मान्य किया और इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी नाम की एक मशीन जोड़ी जाए। वीवीपीएटी का मतलब है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम। इधर बटन दबेगा, सिग्नल का आवाज, सिग्नल जाएगा, आवाज सुनाई देगा, वीवीपीएटी से पर्ची निकलेगी, पर्ची सबूत होगा, फिजिकल एविडेंस होगा। आंकड़े कोई सबूत नहीं है। अगर आंकड़े में गड़बड़ी है तो उस चोरी को पकड़ने का साधन वो पर्ची रहेगी। अगर किसी को डाउट हुआ तो पर्चियों की टैली की जाएगी आंकड़ों के साथ। आंकड़े, ईवीएम के आंकड़े और पर्चियों के आंकड़े में अगर डिफरेंस नजर आया, चोरी पकड़ में आएगी। 2014 को ईवीएम और वीवीपीएटी से चुनाव करना था, 2014 को वीवीपीएटी लगाए नहीं, यानी जजमेंट आया था वीवीपीएटी लगाओ, मगर वीवीपीएटी कितना लगाया? 0.31। आसाम त्रिपुरा
2019 को डिमांड किया 19 दलों ने कि 100% वीवीपीएटी लगाओ, कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। साथियों, 2019 में भी वीवीपीएटी लगाने के लिए राजी नहीं थे। इस बार भी घोटाला किया, अब के कर्नाटका में भी घोटाला करके चुनकर आए। ईवीएम की चर्चा को दबाने के लिए ट्रिपल तलाक की चर्चा लाई। ईवीएम की चर्चा दबाने के लिए उन लोगों ने एनआरसी और कैब लाया। जब तक इनका बंदोबस्त करना चाहते हो कि ये गंदगी आए ही नहीं, तो ईवीएम जब तक खारिज नहीं होगा तब तक हमारे किसी भी मजलूम तबकों की सुनवाई होने वाली नहीं है। इसके लिए सबको इत्तेहाद करना होगा, सबको इकट्ठा आना होगा, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। अभी हमारा करनूल में बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब वहां आए थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लाखों की तादाद में डेलीगेशन वहां आए थे। हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने वहां पर ऐलान किया कि ये कैब और एनआरसी को लेकर बामसेब राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहता है। हम लोग पूरी तादाद में आपके चरणबद्ध आंदोलन में सहभागी रहेंगे। हमारा पहला चरण हो गया है 20 दिसंबर को धरने आंदोलन। बामसेब 31 राज्यों में है, 550 जिलों में है, 4500 तहसीलों में। साथियों, हमें देशव्यापी लड़ना होगा, देशव्यापी आंदोलन करना होगा। तो पहले चरण में हमने देशव्यापी धरना आंदोलन किया। दूसरा चरण 8 जनवरी को है। 8 जनवरी को सभी जिला मुख्यालय और सभी तहसीलों पर एससी, एसटी, बीसी एंड माइनॉरिटी को ज्वाइंट होकर रैली मार्च करके निषेध व्यक्त करते हुए ज्ञापन देना है। ये दूसरा चरण होगा। इसका तीसरा चरण है, अगर इससे भी नहीं माने तो इसका तीसरा चरण है 29 जनवरी को भारत बंद करने का हमने ऐलान किया है। हम उसकी तैयारी में, उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना होगा, इसके लिए लोगों को समझाना होगा। आखिरी का मुद्दा कहकर मेरी बात को खत्म करता। साथियों, वो कह रहे आधार कार्ड नागरिकत्व का, नागरिक होने का सबूत नहीं माना जाएगा, वोटर आईडी भी नहीं माना जाएगा, पासपोर्ट भी नहीं माना जाएगा। हम भी कहते हैं इसको नहीं माना जाए, हम कहते हैं डीएनए कार्ड को नागरिक का आधार माना जाए। डीएनए एससी का, एसटी का, बैकवर्ड कास्ट का, ये जो डीएनए आपस में मिलता, यही डीएनए सिखों में मिलता है, यही डीएनए मुसलमानों में मिलता है, यही डीएनए जैनों में मिलता है, यही डीएनए लिंगायत बुद्धिस्टों में मिलता है। इनमें क्यों मिलता है? क्योंकि ये बाहर से नहीं आए। इनमें क्यों मिलता है? क्योंकि ये बाहर से नहीं आए। फिर कहां से आए? ब्राह्मणों की छुआछूत, ब्राह्मणों की गैर बराबरी, ब्राह्मणों के द्वारा उत्पीड़न, इसको परेशान होकर जैसा समय मिला मुक्त होने का, जहां जहां उनको मसावाद दिखाई दिया वहां वहां वो खिसक गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, लिंगायत हो गए, बुद्धिस्ट हो गए। ये भी इसी देश के मूल निवासी है। मुसलमान भाइयों को दरख्वास्त है कि एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू ना कहे। अब हम अभियान चला रहे, जो हमें हिंदू कहेगा हम उसकी पिटाई करेंगे। हम हमारे जालिमों को कह रहे हैं कि हमें हिंदू कहोगे तुम्हारी पिटाई करेंगे, क्योंकि हिंदू गाली है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब अंबेडकर को मालूम था ये बदमाश ब्राह्मण है, ये शब्दों का खेल खेलते हैं। अंग्रेजी में पहला आर्टिकल लिखा इंडिया दैट इज भारत, यानी तर्जुमा भी कर दिया। अगर लिख देते तो ये बदमाश लोग तर्जुमे में लिखते इंडिया यानी हिंदुस्तान। भाई हिंदू गाली है तो हिंदुस्तान तो गुलामों का होगा।
हम दुश्मनों को पिटाई करेंगे, मुसलमान की पिटाई नहीं कर सकते। मजबूरी है, क्या मजबूरी है? उनका डीएनए हमारा डीएनए एक है, वो हमारे डीएनए के भाई है। हम जालिमों को निपटना चाहते हैं और मुसलमानों को लिपटना चाहते हैं। आपको ये बात समझने के लिए सीधी लैंग्वेज में बताता हूं, हिंदू गाली कैसे। एक आदमी ने नागपुर में हिंदू नाम की दुकान खोली, दुकानदार मालिक का नाम मोहन भागवत। दुकान की प्लेट, नेम प्लेट पर लिखा हिंदू जनरल स्टोर। वहां मेरे जैसा शख्स गया, दुकानदार भागवत को कहा जल्दी करो मेरी गाड़ी छूटने वाली है, 10 किलो हिंदू पार्सल करके दो। दुकानदार ने इधर उधर देखा, जो लिखा है वो दो। तब उसने कहा या चीनी मिलेगा, चावल मिलेगा, ऑयल मिलेगा, टूथपेस्ट मिलेगा, ठंडा कोल्ड सब कुछ मिलेगा, साबुन मिलेगा, हर तरह की चीज मिलेगी। नाम हिंदू जनरल स्टोर है, मगर अंदर हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है। उसी तरह इस देश में 6,500 जातियों के टुकड़े में बांटे गए लोग मिलते हैं, हिंदू नाम का एक शख्स भी नहीं मिलता है। ये बात आपको समझनी होगी। इसलिए साथियों, इस देश में हमें दुश्मन अवसर दे रहा है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये वतन को आजाद करवाने का अवसर मिल रहा है और इस अवसर को खोना बेवकूफी है। तो मुत्तहद होना होगा, इकट्ठा आना होगा और इस देश को, जिनका डीएनए इस देश से नहीं मिलता, उनका क्या करना है बाद में तय करेंगे, मगर जिनका आपस में डीएनए एक मिलता है उनको पहले बताना होगा, जल्दी करना होगा। हम मूल निवासी है, इस देश के असल बाशिंदे हैं। जो दस्तूर में कहा है वही कुरान में रास्ता बताया है। कुरान का रास्ता और दस्तूर का रास्ता एक ही है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुरान ने आपको आदेश दिया, जालिम को विकल्प नहीं मानो, जालिम को अपना रहनुमा नहीं मानो। ये नहीं लिखा एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम है, ऐसा नहीं लिखा। मजलूम को साथ देने को कहा। मुसलमानों की जो पिटाई हो रही है, इसका मूलभूत कारण है वो जालिम को समझ नहीं रहे। यहूदियों की औलाद है ये, जिनको हमारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकार करना होगा। साथियों, आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई की ओर तैयारी कर रहे हैं, हमें भी बचने की बड़ी तैयारी करनी होगी। इसके लिए अकेला अकेला लड़ना नहीं होगा। सिखों को सबसे ज्यादा कत्लेआम सिखों का हुआ, सबसे ज्यादा। मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हुआ तो मुसलमानों का दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। मालूम है कितना बड़ा नुकसान हुआ? 270 बच्चे मार दिए गए मॉब लिंचिंग के नाम पर। ईवीएम है, ईवीएम के कारण मार दिए। पूरी की पूरी कौम का वोट वैल्यू 0 हो गया है। 270 बच्चे मार दिए, वीडियो देखते ही दर्द होता है, मगर पूरी की पूरी कौम को ईवीएम के माध्यम से उनका वोट वैल्यू 0 कर दिया। 1-2 मिनट में बच्चा मार देना और पूरी की पूरी कौम को लोकतंत्र के दायरे के बाहर खदेड़ देना, ज्यादा डेंजर कौन सा है? ईवीएम। इसलिए साथियों, हमें अगर इस देश में लड़ना है, अकेले अकेले नहीं लड़ना है, हमें इकट्ठा होकर लड़ना है। उनकी आबादी केवल 3% है, हम 85% है। 85% अगर इकट्ठा हो गए, 3% का क्या होगा? हम अकेले अकेले लड़ रहे हैं। मुसलमान, आज ये मसला मुसलमान का है, मुसलमान देखा मीडिया क्या शो कर रहा है, हमारा थोड़ी नाम है उसमें, तो मुसलमान का है। शो क्या कर रहा है? आज तो उनका नाम है। साथियों, अकेले अकेले करके मार दिया जाएगा। आदिवासियों को नक्सलाइट घोषित करके मार रहा है, उनको वहां से शिफ्ट करेंगे। जमीन के अंदर अमूल्य धातु है, मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचना चाहते हैं। आदिवासियों का सत्यानाश नक्सलाइट के नाम पर, मुसलमान का सत्यानाश करना है, जायज बात बोल रहा है। इंक्वायरी करो एटीएस के द्वारा, ये आतंकवादी तो नहीं है। बम फोड़ते ब्राह्मण,
इल्जाम आता मुसलमान पर। तो इस देश में हमें जो चल रहा है, जो राजनीति दिखाई दे रही है, वो सही नहीं है, ये गेम है। और मीडिया के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला है। और कांग्रेस इस धार्मिक ध्रुवीकरण को, बीजेपी को मदद कर रही है। हमें निचले स्तर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट, नॉमिडी ट्राइब्स और माइनॉरिटीज कम्युनिटी को इकट्ठा होकर इस देश की आजादी के लिए मैदान में उतरना है। और इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी साथ सहयोग दिया है। और ये जानकारी मौलाना तक गई है, बस मासेस तक जाना जरूरी है। हम भारत बंद करने की तैयारी में हैं। हमें रोने की बजाय लड़ाई लड़नी होगी। और मुसलमान को आखिरी बात कहकर मैं मेरे भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं। मुसलमान लोगों को कहा गया है ईमान महत्वपूर्ण है। ईमान का क्या मायने? मैंने मौलाना को पूछा ईमान मतलब क्या, मैं समझना चाहता हूं। तो मुझे कहा मौलाना ने ईमान बहुत महत्वपूर्ण है। ईमान के 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा होता है ताकत बनाकर जालिम को रोको, ये ईमान का पहला दर्जा है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो जुबान से रोको, ये ईमान का दूसरा दर्जा है। अगर ये भी नहीं कर रहे हो तो कम से कम दिल से कहो। वाम से वाले अपनी भी लड़ाई लड़ रहे, हमारी भी लड़ रहे, आरएसएस वाले उल्टा प्रचार कर रहे हैं, सीधा प्रचार कर रहे हैं, इतना तो कहो। ये लड़ाई हमारे पुरखों की है। हम कुत्ते की मौत मरना पसंद नहीं करेंगे। इस देश में जन आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगा। दुश्मन 2025 तक टारगेट बनाकर काम कर रहा है, हम 2024 तक टारगेट बनाकर काम कर रहे हैं। 6 लाख गांव में एक गांव से 200 लोग, 200 इंटू 6 लाख गांव बराबर 12 करोड़, 250 इंटू 6 लाख गांव बराबर 15 करोड़। ज्यादा 100 करोड़ नहीं चाहिए, फौज कम ही होती है। भारत सरकार की मिलिट्री 16 लाख है। अभी इस्राएली मिलिट्री को दावत दे रहे हैं, कुछ स्टेट में सैंक्शन हो गया है, क्योंकि हमारी मिलिट्री हमको नहीं मार सकती। सिख हमें नहीं मारेगा, बैकवर्ड कास्ट मिलिट्री मैन हमको नहीं मारेगा, वो तो इस्राएली गवर्नमेंट के साथ हो गए। उनको ना उनका डीएनए मालूम है, हमको कहां मालूम है? हमारे लोगों को तो मालूम है नहीं। इसलिए मिनिमम 200 करोड़ तो होता है 12 करोड़, अगर 250 करोड़ 15 करोड़। क्या करना है? हम ट्रायल कर रहे हैं अभी। नेशनल हाईवे पर उतर जाओ, नेशनल हाईवे बंद, कोई हथियार नहीं, बिना हथियार की लड़ाई। नेशनल हाईवे बंद, रेलवे जंक्शन बंद, एयर सर्विस बंद, पोस्टल सर्विस बंद, बॉम्बे 4 दिन बंद करो, मुल्क आजाद। ये गैदरिंग नहीं है, ये सूझबूझ वाले लोग हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। हमें लड़ाई लड़नी है तो तरीके से लड़नी होगी, दोस्त दुश्मन की पहचान करनी होगी। और दोस्त यही मजलूम लोग हैं, इन्हें हिंदू मत को मजलूम कहो, दस्तूर की भाषा में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट कहो, ये मजलूम लोग हैं, जालिम वो है। और वो जालिम चेहरे बदल कर काम कर रहे हैं, उनके भाषा में भी मत पकड़ में आना। वो चालाकी से बोलते हैं और हमारे लोग उसकी चालाकी जल्दी समझ नहीं पाते। इसलिए साथियों, एक बड़ी लड़ाई लड़नी है और इसके लिए पढ़े लिखे नौजवान मुस्लिम्स, खासकर की स्कॉलर्स, इनको आगे आना होगा। क्यों इनको इसीलिए आगे आना होगा, ये लड़ाई लड़ने के लिए ब्रेन की बहुत जरूरत है। दुश्मन को अगर काटना है जज्बाती होकर नहीं, दिमाग से काटना होगा। वो 3% 85% लोगों पर राज कर रहा है। कैसे कर रहा है? 3 बड़ा है या 15 बड़ा? सही माइनॉरिटी तो ब्राह्मण है, 3 से तो 15 ज्यादा बड़े। आखिरी बात कहता हूं, अक्लमंद लोगों की बेईमानी और मूर्खों का त्याग एक जैसा होता है। बुद्धि दो, हुनर दो, समय दो, श्रम दो, इस स्वाभिमानी आंदोलन चलाने के लिए निधि दो। ये 5 चीजें आपको देनी होगी। यही बात बाम से बताता है, पे बैक टू सोसाइटी। ये मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मेरा वतन है, मेरा संविधान है, हमारा मजलूम लोगों का दस्तूर है। दस्तूर बचेगा तो दीन बचेगा। ये दीन बचाओ और दस्तूर बचाओ मुहिम ही आप लोगों को देश बचाने में कामयाबी देगी। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय मूल निवासी।